आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस क्लास में हम इतिहास वैकल्पिक विषय में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें उस पर बातचीत कर रहे हैं। 2 कक्षाओं में हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी बात को आगे आज बढ़ाना है। क्लास 1 में हमने आपसे बातें की है, एक नई पद्धति की बात की है, हिस्टोरियोग्राफी को समझने की बात की है एंड सो ऑन। और जो क्लास 2 है वो एक तौर से पेपर 2 की जो चुनौतियां हैं ऑप्शनल में, उस पर बातचीत करनी हमने शुरू की थी और उसमें भी हमने मुख्य रूप से आधुनिक भारत पर अपनी बातें केंद्रित की। कैसे आपको तैयारी करनी है अच्छे नंबर पाने के लिए, उसी बात को आगे बढ़ाना है। पेपर 2 में ही आपका एक महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है विश्व इतिहास का। और सामान्य रूप से ये देखा है हमने कि विद्यार्थियों को इस पोर्शन में परेशानी रहती ही है। विश्व इतिहास में सामान्य रूप से विद्यार्थियों का जो ज्ञान है वो लगभग ना के बराबर होता है। बहुत कम बच्चे एकेडमिक कैरियर में विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो एक बड़ी समस्या रहती है विश्व इतिहास के प्रश्नों को हल करने में। और ये भी देखा है हमने कि अधिकांश विद्यार्थियों में इस पोर्शन को लेकर भय सा रहता है, उसको दूर करना है। हमने बताया था आपको कि हाल के वर्षों में, पिछले 3-4 वर्षों में प्रश्नों के पूछने के तरीके में जो बदलाव आया है, उसके स्वरूप में जो बदलाव आया है, विषयगत जो परिवर्तन दिखाई दिए हैं और ये जो चुनौतियां आई हैं, इनको लेकर के जो कठिनाइयां विद्यार्थी महसूस कर रहे हैं, उन्हीं को समाप्त करने पर हमारा बल है। उनको कैसे समाप्त करेंगे? तो विश्व इतिहास में ये जो चुनौतियां हैं, उनकी हम बात करेंगे। चुनौतियां वही लगभग हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। उसका समाधान कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे। अब जैसे बहुत ठोस रूप में अगर हम बात करें, 1-2 प्रश्नों को आप पहले पढ़िए हमारे साथ और देखिए कि चुनौती जिनकी चर्चा मैंने की है वो यहाँ गहराई से विद्यमान है। जैसे एक प्रश्न को हम लेते हैं, विश्व इतिहास का प्रश्न है। अब आपका जो पहला टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पहला टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रबोध यानी प्रबोधन से ये जुड़ा हुआ है। आधुनिकता के प्रति विकल्पी उपागमों, मन और हृदय की अंतरात्मा और संवेदन ग्रहिता की विकल्पी आदतों को निरूपित करता था। चर्चा कीजिए। इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है। जब क्वेश्चन की राइटिंग हम करते हैं तो दोनों मीडियम में प्रश्नों की बात हम करते हैं। अभी आम चर्चा कर रहे हैं, समय बचाने के लिए हम एक ही माध्यम में पढ़ रहे हैं। जब प्रश्न को लेंगे तो दोनों माध्यम में। अब इस प्रश्न को ही देख लीजिए आप, इसको समझना कठिन है आम विद्यार्थियों के लिए। प्रबोध आधुनिकता के प्रति विकल्पी उपागमों, मन और हृदय की अंतरात्मा और संवेदन ग्राहिता की विकल्पी आदतों को निरूपित करता था। चर्चा कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को पूछा जा रहा है, समझना बहुत मुश्किल है। ये तो बात समझ में आ रही है कि प्रबोधन काल से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रश्न को समझना, क्या पूछा गया है, कौन सा कंटेंट इसमें डालना है, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होता है। और इन्हीं को कैसे हल करना है, इन्हीं पर हम लोग बातचीत करेंगे। और भी प्रश्नों को आप देख लीजिए, और भी प्रश्नों को देख लीजिए। अब एक प्रश्न था, ये हाल के 2-3 वर्षों के सब प्रश्न हैं आपके। एक प्रश्न है, यूरोप तथा अमेरिका में गरजते 20 के दशक, यूरोप तथा अमेरिका में गरजते 20 के दशक के अनेकों सकारात्मक बिंदु थे। इसने महिलाओं को इन इलाकों में अपने उत्थान करने में सहायता की। अब ये प्रश्न है, अब यहाँ क्या विषय पूछा गया है, यही समझना कठिन हो जाएगा। क्या लिखना है और भी बड़ी चुनौती हो जाती है। तो अच्छे नंबर पाने के लिए तो ये ज़रूरी है कि हम पहले प्रश्न को ही समझना सीखें, क्या उसमें पूछा गया है इसको समझना सीखें, और उसके बाद उसको कैसे वैज्ञानिक ढंग से लिखना है इस बात को हम सीखें, और तब जाकर के अच्छे अंकों की हम आशा कर सकते हैं। तो इतिहास में अच्छे नंबर पाने के लिए
आपको एक बहुत रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना होगा, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, और उसी की बात हम कर रहे हैं। कार्य योजना जो बनानी है वो बहुत वाइड होनी चाहिए, वृहत्तर कार्य योजना बनानी है सिविल सर्विसेज में। आप यहाँ पर सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करके जाते हैं, लेकिन सबसे आगे निकलना है आपको, तो आपकी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका अध्ययन बहुत व्यापक होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए, अधिकांश प्रश्नों पर आंसर राइटिंग करके जाना है। तो ये सारे प्रश्न एक आध और देख लेते हैं। अब देखिए इसमें लंदन में क्या आप समझते हैं कि 1760 तथा 1770 के दशक के दौरान लंदन में शासन कौशल की कमी अमेरिकी क्रांति को शीघ्र घटित करने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी कारक थी? विश्लेषण कीजिए। अब ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। अमेरिका की विजय क्यों होती है, पराजय क्यों हुई इंग्लैंड की, इस पर यह केंद्रित प्रश्न है। उसका एक पहलू यानी ब्रिटेन के जो शासक हैं उनकी जो अयोग्यता है, जो उनके सेनापति हैं उनकी अपेक्षाकृत अयोग्यता है, उस पर यह फोकस है। अब आपको विषय का तो विस्तार से अध्ययन करना है, लेकिन उस विषय के एक एक पहलू पर आपको काम करना है। बहुत सारे प्रश्नों को हम देखेंगे कि पूरे विषय को अध्ययन कर जाते हैं बच्चे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और बड़ी व्यापक तरीके से विषय को एक उसकी समझ बना लेते हैं कि हम लिख आएंगे। लेकिन प्रश्न है कोई घटना को लेकर, कोई एस्पेक्ट को लेकर, कोई पहलू को लेकर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक व्यापक रणनीति बनानी होगी, एक व्यापक कार्य योजना बनानी होगी विश्व इतिहास को लेकर के। एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे यूरोपीय संघ, सारे प्रश्नों की फ्रेमिंग हम लोग क्लास में करेंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, आपको क्लास आपको लेना है ऑनलाइन मोड में, और उसके बाद सैटरडे को पूरे का पूरा पीरियड जो होगा वो आपकी आंसर फ्रेमिंग पर ही होगा, और उसी में हम आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उत्तर लेखन कैसे करेंगे उस पर बातचीत करेंगे। अब एक प्रश्न ये है, यूरोपीय संघ एक राजनयिक चमत्कार का आर्थिक विवादास्पद मुद्दों से उद्भूत रुक रुक कर पैदा होने वाली दरार पड़ने की घटनाओं से लगातार जूझना जारी है, जो संघ के प्रभावशाली एकीकरण के लिए चुनौती बना हुआ है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब हिंदी समझना बड़ा कठिन हो जाता है, पूछा क्या गया है ये समझना बड़ा कठिन हो जाता है, कैसे इस समस्या का हल करेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ करके उसकी बात हम आंसर राइटिंग सेशन में करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है विश्व इतिहास की, इस पर कैसे काम करेंगे। एक तो जो शैली हमने आपको क्लास 1 में बताई है, क्लास 1 में जितनी बातें हमने की है उनका पालन करना है, और उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन क्लास 2 में हमने किया। जिस शैली की मैंने आपसे बात की, विषय की समझ कैसे बनानी है, क्षैतिज शैली की मैंने बात की, एक काल से दूसरे काल को जोड़ने की बात मैंने की, एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ने की बात मैंने की, वो आगे आपने देखा पहले क्लास वाली बात दूसरी क्लास में भी वैसे ही हमने किया, और उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करना है। विश्व इतिहास को अगर आप ऐसा पढ़ेंगे कि आपने एक काल ले लिया, मान लेते हैं कि आप प्रबोधन से आपकी शुरुआत होती है, प्रबोधन ले लिया आपने, फिर आपकी क्रांतियों की बात हो रही, फ्रांस की क्रांति ले लिया है, फिर आगे दूसरी घटना आपने ले ली, अगली घटना आपने पढ़ ली सिलेबस के अनुसार। तो एक बात तो आप अपने मन में बिठा लीजिए, विषय की समझ आपको हो ही नहीं सकती, और दूसरी बात, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है सब्जेक्ट की, तो अच्छा उत्तर लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर कैसे कार्य करना है इसकी बातचीत हम लोग करेंगे। अब पहले तो सिलेबस को ही आपको देख लेना है, कैसे प्रबोधन से बात शुरू हुई है और कैसे अमेरिकी वर्चस्व पे बात समाप्त हो रही है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक की विकास को समझना है। और यहाँ तक की विकास को मैंने कहा है आपको, जैसे इंडियन हिस्ट्री में मैंने बातचीत किया कि मौर्यकाल मौर्योत्तर से अलग नहीं है, गुप्त से अलग नहीं है, इस विकास को समझना है, इस धारा को समझना है, एक काल में क्या है, दूसरे काल में कैसे निरंतरता के तत्व हैं, ये आपको समझना है। और ये जो निरंतरता के साथ साथ नए बिंदु हैं, नए परिवर्तन हैं, उनको समझना है। ये परिवर्तन क्या है,
उसको समझना है, कैसे हुआ उसको समझना है, और कैसे हुआ उस संदर्भ में आपको कार्य कारण की श्रृंखला को स्थापित करना है। तो विश्व इतिहास में भी बिल्कुल वही आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। हर घटना पहले वाली घटना से जुड़ी हुई है, आगे वाली घटना से जुड़ी हुई है, कैसे उसको हम समझते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इन प्रश्नों को समझ ही नहीं सकते, और नहीं समझ सकते। अब जैसे ये प्रश्न है, अभी चर्चा करेंगे, यूरोपीय संघ की बात हो रही है, यानी यूरोपीय संघ जिसका जिसकी जिसकी बुनियाद यूरोपीय समुदाय से हो चुकी थी, वहां से ये बात हो रही है। यानी आप शीत युद्ध पे आएंगे, शीत युद्ध के बाद दो दुनिया, और उसमें जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको एकीकरण करने की नीति, और उसी का आगे विस्तार यूरोपीय संघ के रूप में। बाद में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और द्विध्रुवीय विश्व समाप्त हो जाता है, अमेरिकी वर्चस्व हो जाता है, नए रूप में आता है। तो वहाँ से लेकर के और लंबे समय तक जो इसका विकास हुआ है, तमाम जो संगठन बने हैं नामों से, उन सब का ज्ञान होना ज़रूरी है। उनमें जो समस्याएं हैं, उनकी जो खूबियां हैं, सकारात्मक पहलू हैं, सबको समझना ज़रूरी है। तब जाकर के आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अच्छा उत्तर लिखना है, तो ये डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास में। उसके बाद सबसे अंत में हम लोग बातचीत करेंगे, एक जनरल वे में कुछ पॉइंट आपको बताएंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे आप लिखें, अपने उत्तर में क्या क्या शामिल करें जिससे आपको इतिहास विषय में अच्छे नंबर मिले, वैकल्पिक विषय की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। आप जानते हैं पिछले 1-2 वर्षों में इतिहास एक उभरता हुआ वैकल्पिक विषय है। तमाम भ्रांतियों का खंडन कर दिया है इस विषय ने। कैसे जीएस में आपको पे करता है, कैसे प्री में पे करता है, कैसे निबंध के पेपर में सहायता करता है, ये बातें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। और इंटरव्यू बोर्ड में कैसे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, अन्य विषयों की समझ में इसकी जो भूमिका है, उन सारी बातों से स्पष्ट है। बहुत ही ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रासंगिक है। बस ये है कि आपको ठीक ठीक ढंग से काम करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, विश्व इतिहास पर कैसे काम करना है उसको समझने का प्रयास करते हैं। विश्व इतिहास जैसा आप जानते हैं, प्राचीन काल में जो आपने अध्ययन किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और प्राचीन काल जैसे आपने भारतीय इतिहास को देखा, आपने प्राचीन काल का अध्ययन किया, मध्यकाल की बातें मैंने की, और आधुनिक काल की बात मैंने किया है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखना है, विश्व इतिहास का जो ये अध्ययन आपको करना है, जैसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विश्व इतिहास को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो प्राचीन प्राचीन विश्व इतिहास, दूसरा मध्यकालीन विश्व इतिहास, और तीसरा आधुनिक विश्व इतिहास। तो जैसे आप एंशिएंट इंडिया में करते हैं, जैसे आप एंशिएंट इंडिया में करते हैं और मिडवल इंडिया में करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन विश्व इतिहास के संदर्भ में ये भाग आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ये भाग आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपको सिर्फ आधुनिक विश्व इतिहास का अध्ययन करना है। तो पहली बात तो ये समझना है, आपका जो विश्व इतिहास का ये पोर्शन है, ये आधुनिक विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है। और आपके जीएस में कैसे सेकंड पेपर बड़ा उपयोगी है, आधुनिक भारत कितने बड़े पैमाने पर पूछा जाता है, विश्व इतिहास के प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में करना है। और आप यहाँ मेहनत करते हैं, सीधे सीधे वहाँ लाभ आपको हो जाता है, प्रत्यक्ष लाभ हो जाता है। इस विषय का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो पहली बात तो ये हमने समझी है कि आधुनिक विश्व इतिहास का अध्ययन हमको करना है। अब आधुनिक विश्व इतिहास का अध्ययन कैसे करना है, इसकी बात हम लोग करते हैं।
आधुनिक विश्व इतिहास। जैसे आपका जो पाठ्यक्रम है वो इनलाइटनमेंट से शुरू होता है, आपका जो पाठ्यक्रम है इनलाइटनमेंट से शुरू होता है, प्रबोधन से शुरू होता है, और ये जाकर के अमेरिकी वर्चस्व पर समाप्त होता है। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो दो ध्रुवीय विश्व है उसकी समाप्ति होती है और अब दुनिया एक ध्रुवीय विश्व की ओर आगे बढ़ रही है। उस समय की घटना ये है, यानी 1991 के बाद की जो स्थिति है वहां तक आपको बातें ये करना है। तो यहां से यहां तक आपको करना है आधुनिक विश्व इतिहास में। पाठ्यक्रम को अगर आप टॉपिक के हिसाब से करेंगे, जो प्रबोधन है तो प्रबोधन कर लिया, आगे जो है तो आपकी समझ बनी नहीं सकती। इसलिए आपको थोड़ा सा इसको कैसे तैयार करना है उसको थोड़ा समझ लेना है। जैसे पहले मैं ये बात कर लेता हूं कि इस आधुनिक विश्व इतिहास जो आपको अध्ययन करना है, प्रबोधन से आपको अध्ययन करना है, उसके पहले क्या है। आधुनिक विश्व इतिहास के पहले मध्यकाल हो जाता है। अब इन दोनों का अंतर क्या है ये थोड़ा समझने की जरूरत होती है। मध्यकाल और आधुनिक काल में क्या डिफरेंस है इसको समझने की आवश्यकता होती है। मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल की जो दुनिया है वो एक अलग प्रकार की दुनिया है और उसके बाद कुछ नयापन आया है, इसलिए इसको आधुनिक दुनिया कह दी गई, आधुनिक विश्व कह दिया गया है। तो वो क्या चेंज है इसको समझना है। एक तो जो व्याख्या है वो कालवाची होता है कि इस काल तक मध्यकाल और इस काल तक आधुनिक काल। लेकिन आधुनिक काल को अगर आप काल के संदर्भ में व्याख्या करेंगे तो आधा अधूरा होगा। आधुनिक काल अगर कालवाची की है तो हर काल आधुनिक काल होता है। मध्यकाल भी आधुनिक काल था, प्राचीन काल भी अपने समय में आधुनिक काल रहा होगा। तो आज के समय में जब आधुनिकता की बात होती है, आधुनिक की बात होती है, तो वहाँ कुछ विशेष बातें होती हैं, उनको समझने की आवश्यकता होती है। जैसे आपका निबंध भी आ जाता है आधुनिकता बनाम पश्चिमीकरण। आधुनिकता क्या है? तो आधुनिकता क्या आधुनिक काल से उसका संबंध है या कुछ और है? तो आप देखेंगे कि ये एक विचारों से जुड़ा हुआ है, मानसिकता से जुड़ा हुआ है और इसका एक प्रोसेस है जिसमें आप सहभागिता करते हैं। आप आधुनिकता का वर्ण नहीं करते, कुछ चीजें हमने अपना ली तो आधुनिक हो गया, ऐसा नहीं है। एक मेंटल प्रोसेस है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है और उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे। यानी आधुनिक काल में वह विचार अवश्य होंगे। अगर उन बातों को आप अपनाते हैं तो आधुनिक है, अगर उन बातों को आप नहीं अपनाते हैं तो आधुनिक काल में रहते हुए भी आप मध्यकालीन मानसिकता के व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे अक्सर ये सुना जाता है बातचीत में कि वो तो सामंतवादी सोच रखता है, वो तो रूढ़िवादी सोच रखता है, उसकी सोच तो बहुत पुराने हैं। ऐसा जैसे दिल्ली में यहाँ हम रह रहे हैं और दिल्ली में अब सभी संपर्क में रहते हैं, बहुत लंबा जीवन यहाँ हो चुका है। 25 सालों से जो यहाँ जीवन जिया है हमने मुखर्जी नगर में, तो यहाँ पर क्या सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। डीयू के हमारे मित्र होते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने का अर्थ तो ये नहीं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से आधुनिक होगा या आधुनिकता से वो ओतप्रोत होगा। हो सकता है कि उसकी सोच सामंतवादी हो सकता है उसकी सोच रूढ़िवादी हो सकता है उसकी सोच सांप्रदायिक हो, एंड सो ऑन। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दिल्ली में नहीं रह रहा है, मान लेते इंटीरियर किसी गांव में, राजस्थान की आप बात, राजस्थान के किसी गांव में, बिहार यूपी के किसी गांव में कोई आदमी रह रहा है, किसान है, लेकिन वह आधुनिक विचारों से ओतप्रोत है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता, अपनी डिसीजन मेकिंग करता है, तो वह व्यक्ति आधुनिक होगा। तो वो क्या चीज है उसको समझने की जरूरत पड़ेगी और समझना बहुत आवश्यक है। अब ये जो मध्यकाल का आपका समय है, इसके केंद्र में आस्था थी। आस्था यानी आस्था के आधार पर मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है। इस आस्था के आधार पर
जो केंद्र में है वो गॉड है, ईश्वर है। अब केंद्र बिंदु में ईश्वर है, और चूंकि राजा भौतिक जीवन में राजा भी बिल्कुल उच्चतम पद पर बैठा हुआ है, तो वह भी केंद्र बिंदु में है, सामंत है, राजा है। व्यक्ति का जीवन अपने लिए नहीं है, वह जो भी है वो आस्था पर आधारित है, वह ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जीता है और सामंत के अनुसार अपना जीवन जीता है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसी घटना होती है 14वीं 15वीं शताब्दी में, बहुत ध्यान से समझना है, और जब तक समझ नहीं होगी आईएएस बनने की कल्पना आप भूल जाइए। आईएएस मात्र ज्ञान से नहीं बन सकते हैं आप, ये हमेशा हमने आपको क्लास में उल्लेखित किया है। मात्र ज्ञान से नहीं बन सकते हैं, जब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तब तक बनना बहुत मुश्किल है। ज्ञान और समझ में अंतर क्या है, इस पर कई बार चर्चा की है, फिर आप मिले, आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या आपको समझ बनानी है। ज्ञान तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टॉपिक के बारे में पढ़ लीजिए, ज्ञान हो गया। लेकिन जब इस पूरे पूरे कालखंड को एक साथ समझने लगेंगे, एक घटना दूसरे घटना से कैसे जुड़ी हुई है इसको समझने लगेंगे, इसमें निरंतरता के तत्व और परिवर्तन के तत्वों को समझने लगेंगे, उनका विश्लेषण करने लगेंगे, आप अपने मत को रखने में सक्षम हो जाएंगे, तो ये आपकी समझ को दर्शाता है। और इसके लिए आपको लंबा समय लगाना पड़ता है। विश्व इतिहास बहुत निर्णायक है आपकी सफलता के लिए। अगर आपने ठीक ठीक ढंग से इस पर काम कर लिया तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, ये आपकी जो समझ आज बनने वाली है, ये आपकी सफलता के आधार को प्रशस्त करेगा, उसको मजबूत बनाएगा, और इसमें सफलता रूपी इमारत बनने वाली है। तो इसको ध्यान से समझिए। 14वीं 15वीं शताब्दी का कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मनुष्य अब आस्था के आधार पर नहीं सोचता है, बल्कि वो तर्क के आधार पर चिंतन करने लगता है। और जब वो तर्क पर आधारित जीवन जीने लगता है तो सारी दुनिया जो पहले की है वह इररिलेवेंट हो जाती है। अब मनुष्य ये सोचता है कि यह जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था जिसमें हम जी रहे हैं, धार्मिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक संरचनाएं हैं, ये किसके लिए, ये किसके लिए। जब वो तर्क करने लगता है तो स्वाभाविक सा प्रश्न आता है कि ये मनुष्य के लिए। अब जब मनुष्य ये सोचने लगेगा कि राज्य मनुष्य के लिए है या मनुष्य राज्य के लिए है, धर्म का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण है या मनुष्य धर्म के लिए है या धर्म मनुष्य के लिए है, चिंतन शुरू हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, तर्क पर आधारित चिंतन जब होगा तो इस चिंतन में केंद्र बिंदु मनुष्य हो जाएगा, केंद्र बिंदु मनुष्य हो जाएगा। यानी पहले जहां आस्था पर आधारित जीवन था, उसके आधार पर संरचनाएं थी, अब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जिससे तर्क पर आधारित चिंतन शुरू हो जाता है। और ये जो तर्क पर आधारित चिंतन शुरू हो जाता है, बौद्धिक तर्कवाद शुरू हो जाता है, इसके केंद्र में मनुष्य हो जाता है। और जब मनुष्य के सुख दुख विषय हो जाते हैं तर्क के, तो दुनिया बदलने लगती है। मनुष्य का कल्याण केंद्र में हो जाता है चिंतन के, तो ये संसार बदलने लगता है, राजनीतिक व्यवस्था बदलने लगती है, सामाजिक व्यवस्था बदलने लगती है, धार्मिक जो पाखंड हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, और एक नई दुनिया का विकास हो जाता है। उसी नई दुनिया को, जो मानवता पर आधारित है, बौद्धिक तर्कवाद पर आधारित है, उसे ही आधुनिक दुनिया कहते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको आधुनिकता को समझना है, आधुनिक काल को समझना है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि एक ऐसी मनोदशा जिसके केंद्र बिंदु में तर्क है, मनुष्य है, यानी ये बौद्धिक तर्कवाद का युग आ गया है, बौद्धिक तर्कवाद का युग आ गया है, मानववाद का युग आ गया है,
जहां मनुष्य के सुख दुख चिंतन के केंद्र में है, तो इसको हम नया युग कह रहे हैं, नई दुनिया कह रहे हैं। और इस प्रकार का जो एक मानसिक अवस्था बनी है, इसे ही हम रेनेसा कहते हैं, इसे ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। यानी अगर आप ये देखें, आपका टॉपिक प्रबोधन है। अब प्रबोधन को जब हम लेंगे, थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे इस विषय को जोड़ने के संदर्भ में, लेकिन जब पूरा विषय हम लेंगे तो आप देखेंगे कि अगर ये पुनर्जागरण ना होता तो प्रबोधन काल आता ही नहीं। तो प्रबोधन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पुनर्जागरण को समझना होगा, इस मनोदशा को समझना होगा। मनोदशा क्या है, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, पहली बार कहाँ है, इफेक्ट क्या है, और उसके बाद ही आप जाकर के प्रबोधन को समझ पाएंगे। तो इस तरह से आप पहली क्लास में जैसे हमने अच्छे नंबर पाने के लिए कैसे विषय को जोड़ना है, कैसे विषय की समझ बनानी है, उसकी बात मैंने की है, उसी को पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में इम्प्लीमेंट आपको कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, एक टॉपिक आपका आ जाता है और वो टॉपिक हो जाता है पुनर्जागरण। तो बातचीत जो हम आपसे शुरू करेंगे, बातचीत जो विश्व इतिहास में शुरू करेंगे, वो प्रबोधन से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि आधुनिक काल की शुरुआत से करेंगे। आधुनिक काल की शुरुआत कैसे हुई, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इस पर बातचीत शुरू करेंगे। पुनर्जागरण से बातचीत शुरू करेंगे। तो अगर पुनर्जागरण को डिफाइन करना हो आपको, अब बच्चों में बड़ा संशय रहता है। इस टॉपिक को जब हम लेंगे तो बातचीत करेंगे। पुनर्जागरण के बारे में जब भी हमने विद्यार्थियों से बात किया है तो बड़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट मेंटल प्रोसेस। एक मानसिक प्रक्रिया है। और मानसिक प्रक्रिया क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया आपके सामने जिसकी चर्चा हमने की है, मनुष्य जहाँ पहले आस्था पर आधारित चिंतन कर रहा है, वही अब तर्क पर आधारित चिंतन करने लगा है। तो 14वीं 15वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों की जो मनोदशा में बदलाव आया है, उसे ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। अब ये पुनर्जागरण क्यों हुआ, अपने आप में एक प्रश्न बनेगा। क्या है, हमने हल संक्षेप में डिस्कस किया है, क्लास में विस्तार से बात कर लेंगे। बहुत सारे इतिहासकारों की डेफिनेशंस हैं, उन पर बातचीत कर लेंगे। ये क्यों हो रहा है, इसकी बातचीत करेंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि ये सबसे पहले कहाँ हो रहा है, इसका प्रभाव क्या है। इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे। इसका प्रभाव सामाजिक दृष्टि से क्या है, आर्थिक दृष्टि से क्या है, राजनीतिक दृष्टि से क्या है, और कला साहित्य विज्ञान में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कला में प्रभाव, साहित्य में प्रभाव, सबकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद ही आप आगे के विषय को समझ पाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो आस्था पर केंद्रित जीवन था, आस्था पर केंद्रित जीवन था और सामंतवाद पर केंद्रित जीवन था, यानी राजा पर केंद्रित जीवन था, वो बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है कि चिंतन के केंद्र बिंदु में मनुष्य आ गया है, अब पुनर्जागरण हो गया है। तो यहीं से हमको अपनी बात शुरू करनी होगी। यानी टॉपिक की जो शुरुआत होने वाली है वो आधुनिक विश्व इतिहास, बहुत ध्यान से समझना। आधुनिक विश्व इतिहास जो कि पुनर्जागरण से आप देख रहे हैं, पुनर्जागरण, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। 14वीं 15वीं शताब्दी का की जो मनोदशा है, वहां से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। अब यहां पर यह प्रश्न आता है, विस्तार से चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल विश्व इतिहास में कब से शुरू होता है। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में आपने देखा, उसका अलग एक वर्गीकरण है। तो विश्व इतिहास के संदर्भ में आधुनिक काल कब से शुरू होता है, क्या विशेषताएं हैं, उन पर एक बातचीत होगी, एक अलग से क्लास होगी। संक्षेप में अगर आप देखें, चूंकि विषय की शुरुआत आप कर रहे हैं, आरंभिक बात यहाँ पर है, तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। आगे कैसे अध्ययन करना है, कैसे एक विषय दूसरे विषय से जुड़े हुए हैं विश्व इतिहास में। जैसे आपने पहली क्लास में देखा, दूसरी क्लास में देखा, एंशियंट मिडवल के टॉपिक्स को देखा, वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को देखा, वैसे ही आप विश्व इतिहास को देखेंगे। और मेरा अपना अनुभव क्या है, अनुभव ये है कि विद्यार्थियों को पहले तो विश्व इतिहास कठिन लगता है,
लेकिन जब इस शैली में वो अध्ययन करने लगते हैं तो उनसे जब मैंने बातचीत की तो ये सबसे आसान उनके लिए हो जाता है। आप जब क्लास के बाद इस क्लास को जब सुन लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह विषय आपको भी हल्का लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। तमाम प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव हैं, वो अपने आप छट जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, इसको आसानी से हम कर लेंगे। बस आवश्यकता ये है कि ध्यान से बातों को सुनना है, जरूरी बातों को नोट करना है, जो यहाँ से रेखा चित्र बना रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करना है, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आप बनाते जाएंगे। अब जैसे इसके काल की बात होती है आधुनिक काल में, तो जैसे आपने देखा एंसेंट इंडिया में विद्वान प्राचीन काल के बारे में तमाम बातें कहते हैं, मध्यकाल यहाँ से शुरू हुआ तमाम बातें कहते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में आपको तमाम विद्वानों के विचारों को नहीं मानना है। ये एकेडमिक कैरियर की बात होती है, उसके लिए हम लोग बैठे आपको बताएंगे, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कब से मानना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप कब से मानते हैं, सिविल सेवा में क्या होता है कि इतिहासकार क्या कहता है कि आपको जानना है, लेकिन उसका उल्लेख नहीं करना है। अगर उससे आप सहमत हैं, उन विचारों को आपको बताया गया है क्लास में लिखना है, तो आप अपनी बात कह के लिखेंगे। इतिहासकारों का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फला इतिहासकार ने ऐसा कहा है इसलिए हम ऐसा करेंगे। कमीशन क्या जानना चाहता है? कमीशन ये जानना चाहता है कि इस विषय में आपके अपने मत क्या है। कमीशन ये जानना चाहता है। कमीशन ये नहीं जानना चाहता है कि फला इतिहासकार ने क्या कहा है इस विषय पर, ऐसा नहीं जानना चाहता है। इसलिए जब भी आप प्रामाणिक मत लिखें तो इतिहासकारों के नाम लिखने से बचें। सामान्य रूप से मेरी सलाह ये होती है आपको कि सामान्य रूप से नाम लिखने से बचें, क्योंकि इसका यूपीएससी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। यूपीएससी ये देखना चाहता है कि इस विषय में आपकी अपनी समझ क्या है। अपनी समझ के संदर्भ में अगर आप रेफरेंस के तौर पर कोई नाम लिख देते हैं तो लिखते, लेकिन बहुत बल ना दे इतिहासकार, फला ने ऐसा कहा, फला ने ऐसा कहा, फला ने ऐसा कहा। आप कोई भी व्यवस्था लेंगे, कोई भी लेंगे, मनसबदारी उद्देश्य, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, ऐसा नहीं करना है। अशोक का धम, फला इतिहासकार ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, बहुत नहीं। सामान्य विचारों को लिखना है, उस विचार के संदर्भ में अगर आपको लगता है किसी का रेफरेंस देना है तो आप दे दीजिए। वैसे आधुनिक काल में यहाँ भी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 1492 से ही ये विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास शुरू हो जाता है। यानी कोलंबस जब जो है अमेरिका की खोज करता है तभी से ये शुरू हो जाता है। कुछ कहते हैं नहीं, वास्को डिगामा जब भारत पहुंचता है तब से ये शुरू हो जाता है। कुछ कहते हैं नहीं, ये तो 1517 से ही शुरू हुआ है, जब मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन शुरू करते हैं तब से आधुनिक काल शुरू होता है। तो विश्व इतिहास में भी तमाम चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इनको सामान्य रूप से आपको बहुत वेटेज नहीं देना है। इनका बहुत महत्व नहीं होता है, ना मेंस में और प्री में भी आप देख रहे हैं ऐसे प्रश्न बहुत सामान्य रूप से नहीं पूछे जाते हैं, उन पर बहुत बल नहीं होता है। एक चर्चा कर देते हैं कि आपका जो मानसिक आयाम हो बहुत विस्तृत हो, सारी सूचनाएं आपके पास में हों। क्योंकि शिक्षक के रूप में हमारी ये कोशिश होती है कि अगर विद्यार्थी क्लास में किसी भी टॉपिक पर हमारे से बातचीत करता है तो हमारा विद्यार्थी, हमारी कोशिश होती है, दावा नहीं होता है कि वो बेस्ट होगा इंडिया में, लेकिन इतना जरूर आत्मविश्वास होना चाहिए शिक्षक को कि हमारा विद्यार्थी वन ऑफ द बेस्ट होगा, हमारे विद्यार्थी का उत्तर किसी से कमजोर नहीं होगा। ये दावा हम जरूर करते हैं। ये नहीं कह सकते कि वो सर्वश्रेष्ठ होगा, इंडिया है, सभी को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट होगा। ये हमारे रिजल्ट्स इतिहास विषय में जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं ये लगातार इसको सिद्ध करते रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा मत जानना है, आधुनिक काल कब से शुरू हुआ है। एक तो हमने पुनर्जागरण के रूप में आपको बताया कि पुनर्जागरण की जो भावना आई है वहाँ से आधुनिक काल शुरू होता है 14वीं-15वीं शताब्दी में। अब 14वीं-15वीं शताब्दी में ये भावना शुरू होती है, 16वीं शताब्दी में पुष्ट होती है, आगे उसका प्रभाव पड़ता है जिसको प्रबोधन काल कहते हैं। नई नई बातों का डेवलपमेंट होता है और उसी का आगे की विकास की कहानी हमको करना है। तो एक घटना है 1453 की है जिसको ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं,
और वो 1453 की घटना क्या है कि जैसे जो आज आधुनिक तुर्की है, उसका एक शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका एक शहर था, हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया। यहां पर आप देख लीजिए, मैप का सहारा जरूर लेते रहिए। कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल या हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। आधुनिक समय में इस्तांबुल है। यहां पर क्या होता है कि इस पर अधिकार हो जाता है सेल्जुक तुर्कों का, मुसलमानों का, पहले ईसाइयों का यहां पर अपना अधिकार है। तो इससे क्या होता है कि यहां से ये ऐसा पॉइंट है कि यूरोप और एशिया को जोड़ता है। तो जब ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो बड़ी कठिनाइयां होती हैं। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा कल्चर का केंद्र था, संस्कृति का केंद्र था। तो बहुत सारी विद्वान, बहुत सारे शिक्षाविद, दार्शनिक, विचारक यहाँ से भाग करके यूरोप के देश जाते हैं और ख़ास तौर से इटली में वो जाते हैं। तो यहाँ से ये ऐसी घटना है जो पूरे यूरोप को प्रभावित कर रही है। इस घटना के साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जो पुनर्जागरण का कारण बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा लोग इटली गए थे, इसीलिए पुनर्जागरण की शुरुआत भी इटली से होती है। जब पुनर्जागरण करेंगे तो आपको बताएंगे इटली में ही क्यों होती है, ऐसी बात भी करेंगे, क्योंकि विश्व इतिहास में ऐसे प्रश्न बनते हैं। फ्रांस की क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, ऐसे प्रश्न बनते हैं। पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ, और लोगों की स्थिति तो और ज़्यादा खराब थी फ्रांस की तुलना में, क्रांति यहाँ ही क्यों हुई, औद्योगिकरण इंग्लैंड में ही क्यों हुआ सर्वप्रथम, ऐसे प्रश्न आपके विश्व इतिहास में बनते हैं। उन पर बातचीत हम लोग करेंगे। तो यहाँ पुनर्जागरण के संदर्भ में ऐसा प्रश्न बनेगा। तो ये जो घटना है, ये घटना बहुत निर्णायक मानी गई, ये घटना बहुत निर्णायक मानी गई, इसलिए इस घटना को ही आधुनिक काल की शुरुआत मान लेते हैं। 15वीं शताब्दी का ये मध्य है, 1453 का मतलब 15वीं शताब्दी का मध्य, और यहाँ से फिर आपका आधुनिक काल शुरू हो जाता है। अब पुनर्जागरण जो है, इसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। जब मनुष्य तर्क पर आधारित चिंतन करने लगता है, उसकी सोच मानवतावादी हो जाती है, तो आधुनिक युग की शुरुआत वहीं से मान लिया जाता है। यानी आधुनिक काल में दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका दृष्टिकोण बहुत वैज्ञानिक हो, आपका दृष्टिकोण आलोचनात्मक हो, बौद्धिक तर्कवादी हो आप, तर्क पर आधारित आपका चिंतन हो, और दूसरी बात ये हो कि आपके चिंतन के केंद्र में मनुष्य हो। अब स्वाभाविक सी बात है, पहले की जो दुनिया है, पहले की जो दुनिया है, उसका अगर तर्क के आधार पर उसका विश्लेषण होगा, अगर वो मनुष्य के अनुकूल होगा तो उसका स्वीकरण होगा, और अगर मनुष्य के अनुकूल नहीं है तो उसका निषेध होगा। आगे आप देखेंगे कि पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, अब तमाम प्रकार के पाखंड, चर्च का कैसे प्रभुत्व है आपने देखा, पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और आगे देखेंगे आपकी चर्च की भूमिका इतनी ज़्यादा प्रभावी है समाज में कि उसके बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपने कोई बड़ा से बड़ा क्राइम कर दिया है तो चर्च से जाकर के अपना पत्र बनवा लीजिए माफ़ीनामा का, उनका शुल्क दे दीजिए, आपकी कुछ छूट हो जाती है, राज्य भी कुछ नहीं कहेगा, इतनी ज़्यादा। धर्म के अलावा इन्होंने समाज में, राजनीति में भी अपनी दखलंदाजी बना रखी है, तमाम प्रकार के पाखंड हैं। अब जब तर्क पर आधारित चिंतन होगा, तर्क पर आधारित चिंतन होगा तो स्वाभाविक है कि मनुष्य इस व्यवस्था को बदलना चाहेगा। और जैसे अभी हमने कहा कि कुस्तुनतुनिया पर जो ये हुआ है कब्जा, उसको लेकर के तमाम तरह के अपनी जो युद्ध हो रहे हैं, उससे भी लोगों का जो है धर्म के प्रति आस्था कम हो रही है। उसके पहले मैं आपको चर्चा करूंगा, विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है क्रूसेड वगैरह पर, क्रूसेड वगैरह पर विस्तार से जाना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन जैसे सेल्जुक तुर्कों और ईसाइयों के मध्य जो युद्ध हुए थे क्रूसेड, तो ईसाई और सेल्जुक तुर्क, अब वो तो आस्था पर आधारित थे,
लेकिन अनेक स्थानों पर उनकी पराजय हुई। तो जब पराजय के कारणों का विश्लेषण हुआ, दूसरी संस्कृति से भी जब उनका मिलन हुआ, तो एक बौद्धिक तर्कवाद का युग शुरू हो जाता है। ये समझ में आ जाता है कि आस्था की अपनी सीमाएं हैं और ये क्रुसेड लंबे समय तक चलते हैं, 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी तक ये सब चलते रहते हैं अपना। तो इससे भी बड़ा एक मानसिक बदलाव आता है। पुनर्जागरण के कारणों में इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि एक जो नई दुनिया शुरू हुई, अब जैसे पहले सामंतवादी दुनिया है वो समाप्त हो रही है, अब ये मानववादी है, बौद्धिक तर्कवादी है। आधुनिक समय में अब राष्ट्रीय राज्यों की कल्पना शुरू हो जाएगी। सामंतवाद में जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो अब समाप्त हो रही है, सामाजिक शोषण की व्यवस्था अपेक्षाकृत कम हो रही है। अब यहाँ पूंजीवादी युग शुरू हो जाएगा, वाणिज्यवाद शुरू हो जाएगा, मध्य वर्ग का विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन यहाँ शुरू हो जाते हैं और आगे देखेंगे इस प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है उसका एक व्यापक प्रभाव आगे दिखाई पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी कोई जनतंत्र की बात नहीं है, राष्ट्रीयता पर आधारित कोई क्रांति की बात नहीं है। वो आगे आप देखेंगे प्रबोधन के प्रभाव से फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति वगैरह का विकास होगा। अभी तो बस ऐसा ही है कि तार्किक चिंतन है, वैज्ञानिकता पर बल है, पूंजीवाद का विकास हो रहा है, मध्य वर्ग का विकास हो रहा है, इस प्रकार के डेवलपमेंट्स है। धर्म सुधार आंदोलन हो रहे हैं, इस प्रकार का विकास यहाँ हो रहा है। पुरानी परंपराएं समाप्त हो रही हैं, नई विशेषताएं यहाँ पर आ रही हैं और यही आधुनिक काल की विशेषताएं हो जाती हैं जो पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं आगे क्या होता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में, आप 18वीं शताब्दी में भी ले लें, इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो जाता है। इसका जो वैचारिक प्रभाव है, इसका जो सांस्कृतिक प्रभाव है, उसे ही हम कहते हैं इनलाइटनमेंट, उसे ही कहते हैं प्रबोधन। विस्तार से हम लोग क्लास में करेंगे। अब जैसे ये जो प्रभाव हमारा है जिसको हम प्रबोधन कह रहे हैं, जिसको प्रबोधन कह रहे हैं, इसको समझना, हमारा टॉपिक यही से शुरू होता है ऑप्शनल में। तो इसको पढ़ने के लिए ये सब समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप ठीक ठीक उत्तर लेखन नहीं कर सकते। प्रश्न भी ऐसे पूछे गए हैं, मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा कि बिना इसके ज्ञान के आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो आधुनिक काल कब से शुरू होता है, पुनर्जागरण क्या है, आधुनिक युग की विशेषताएं क्या हैं, और इस संदर्भ में तमाम चर्चाएं होती हैं। भौगोलिक खोजों की हम चर्चा करेंगे, सामंतवाद के पतन की चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय राज्यों के उदय की बात हम करेंगे, धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे, मार्टिन लूथर वगैरह की बात हम करेंगे। और तब जा कर के एक विस्तृत 3-4 कक्षाएं लेने के बाद हम आपके टॉपिक पे पहुंच पाएंगे। अगर सीधे सिलेबस पर आप काम करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए, अच्छे नंबर आना बहुत मुश्किल है। एक एक नंबर बहुत डिसाइडिंग होता है, आप जानते हैं। अब कोई बच्चा अगर मान लेते हैं 20 नंबर में वो 12 नंबर पाता है और कोई 13 पा जाता है, 14 पा जाता है, और इस तरह से अगर उसने 4-5 प्रश्नों में अंतर पैदा कर दिया तो कितना बड़ा अंतर होगा फाइनली। आप समझ सकते हैं कि एक एक नंबर की जो लड़ाई होती है उसके लिए आपको ऐसी रणनीति बनानी पड़ती है। अब आगे आप देखिए, प्रबोधन ये शुरू हो जाता है। अब प्रबोधन का मतलब है एक ऐसा युग जिसमें धार्मिक कट्टरता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता की बात है। एक ऐसा युग है जो अनुभूति मूलक है, जो बौद्धिक तर्कवाद पर आधारित है, जो स्वतंत्रता के विचार, समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि तार्किक चिंतन के परिणाम स्वरूप ये आ रहा है। तो प्रबोधन काल की ये सब विशेषताएं हो जाती हैं। यानी यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात है, मानववाद की बात है, स्वतंत्रता की बात है, तर्कपूर्ण युग की बात है, ऐसे समानता की बात हो रही है। उस प्रकार का एक प्रभाव हो रहा है। तो इसका जो वैचारिक प्रभाव है, इसका जो सांस्कृतिक प्रभाव है, वो पूरे के पूरे लगभग यूरोप में दिखाई दे रहा है, कम या ज़्यादा। और यहाँ पर हुआ क्या कि जो पहले राष्ट्रीय राज्य ये निरंकुश प्रकार के थे, निरंकुश राष्ट्रीय राज्य, यानी जिन पर कोई अंकुश नहीं है, राजा की इच्छा ही सरोपर है, ध्यान से समझिएगा।
और यहीं से आप देखेंगे कैसे फ्रांस की क्रांति जुड़ी हुई, अन्य क्रांतियां जुड़ी हुई हैं, और कैसे उसके बाद आपके टॉपिक सब इंटर रिलेटेड हैं। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे ये निरंकुश है, लेकिन जब प्रबोधन का काल आता है तो राजा अब उस समय के समाज में जो विचार है, प्रगतिशील विचार है, उनसे प्रभावित होता है। उसका अपना एक सामाजिक चिंतन होता है, एक राजनीतिक चिंतन होता है, और वह जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश करने लगता है और उनके समाधान की ओर वो अपना कदम बढ़ाता है। उनके लिए शिक्षा की सुधार करता है, हॉस्पिटल्स बनवाता है, अन्य जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो निरंकुशवाद है, प्रबोधन के प्रभाव से यह प्रबुद्ध निरंकुशता में बदल जाता है। यह प्रबुद्ध निरंकुशता में बदल जाता है। निरंकुशता प्रबुद्ध निरंकुशता में बदल जाती है। अब समय के साथ बढ़ना बहुत जरूरी होता है। समय का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे आधुनिक काल में रह रहे हैं तो आधुनिक काल के जो प्रगतिशील विचार हैं इनको अपनाना पड़ेगा अगर आप सफलता पाना चाहते हैं। तो समानता का विचार ही आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आप अपना जीवन भेदभाव पर आधारित है, जातिवाद पर आधारित रखते हैं, जो कि भेदभावकारी व्यवस्था है, तो बहुत बड़ी सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक दृष्टि से हो सकता है, भौतिक दृष्टि से आप बहुत सफल हो जाएं, लेकिन जीवन में सफलता तभी मानी आएगी जब ये सफलता बहुआयामी हो। कोई बच्चा आईएएस बन जाता है तो क्या उसका जीवन सफल हो जाता है क्या? सीधा सा प्रश्न आप चिंतन करिए। आईएएस बन जाता है तो क्या वो सफल जीवन हो गया उसका? अरे जीवन तो बहुआयामी है ना। हमारा पारिवारिक जीवन होता है, हमारा राजनीतिक जीवन होता है, हमारा आर्थिक जीवन होता है, हमारे सांस्कृतिक पक्ष होते हैं, आध्यात्मिक पक्ष होते हैं जीवन के। और आईएएस जब तक रहेगा पावर, उसके बाद क्या करेंगे फिर हम, ये भी तो समझना है। जहां पर आईएएस है उसके बाहर की दुनिया में क्या रहेंगे, सामान्य इंसान ही रहेंगे हम। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है कि जब आप युग के प्रवाह के अनुकूल होते हैं, जैसे अगर आज कोई आदमी धार्मिक कट्टरता से युक्त है, समानता के सिद्धांतों को नहीं मानता, प्रजातंत्र के सिद्धांतों को नहीं मानता, न्याय के सिद्धांतों को नहीं मानता, तो निस्संदेह उसका जीवन बहुत व्यापक नहीं हो पाएगा, बहुत सफलता उसको मिलना संदिग्ध हो जाएगी। जब वो नियम कानून को नहीं मानेगा तो समझ सकते हैं आप, संविधान को नहीं मानेगा, संविधानवाद को नहीं मानेगा, तो क्या हश्र होने वाला है बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम अच्छी स्थिति तो नहीं होने वाली है जब आप नियम कानून को नहीं मानेंगे। परिवार के नियम नहीं मानेंगे तो कैसे होगा, समाज के नियम नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे आप जो आधुनिक विचारों से सब युक्त हैं, तो कैसे आप सफल जीवन जी पाएंगे। तो यहां पर आप देखिए प्रबुद्ध निरंकुशवाद, निरंकुशता। अब यहां पर देखिए कि जिन जिन शासकों ने इसको अपनाया, जिन जिन शासकों ने इसको अपनाया वहां तो वो आराम से सस्टेन करते गए। प्रशा ने प्रबुद्ध निरंकुशवाद को सब अपनाया तो प्रशा के शासक बने रहते हैं जहां जहां भी ऐसा रहा है। और जनता की चूंकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, तर्क पर आधारित चिंतन शुरू हो गया है, तो सभी जगह लोगों की महत्वाकांक्षाएं सामने आ रही हैं। अगर उन बातों को समझा वहां के शासकों ने तब तो ठीक है, नहीं समझा है तो समस्या आएगी। आगे आप देखिए कि जैसे अमेरिकी उपनिवेश है। अब अमेरिकी उपनिवेश में स्वतंत्रता की बात हो रही है। अब लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, प्रगतिशील विचारों से अवगत हो रहे हैं, समानता की बात करना चाहते हैं। जो भेदभाव हो रहा है इंग्लैंड के लोगों और उपनिवेश के लोगों के मध्य, उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। उनकी जो आर्थिक असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। अन्य प्रकार की जो समस्या उनको दूर करना चाहते हैं। और यही बात फ्रांस में भी, ये जो राष्ट्रीय राज्य फ्रांस आया है जिसकी चर्चा मैंने किया है, राष्ट्रीय राज्य आते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक है राष्ट्रीय राज्य का उदय। यानी एक ऐसा राज्य है जहां पर एक धर्म या एक भाषा या एक प्रदेश, उसको विचार बना करके राज्यों का उदय हो रहा है। और वे राष्ट्रीय राज्य हैं जिनमें शासक और
व्यापारी वर्ग का एक गठबंधन है। दोनों मिल करके प्रयास कर रहे हैं। और आप देखें, इसी प्रयास को जब आगे बढ़ाया जाएगा, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये व्यापार वाणिज्य पूरी दुनिया में होने लगता है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलने लगता है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का टॉपिक आपके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जब पूरी नहीं हो रही हैं, फ्रांस में प्रबुद्ध निरंकुशता का जब अभाव हो जाता है तो फ्रांस में क्रांति हो जाती है। जब लोगों की प्रबोधन की मानसिकता के अनुसार जीवन नहीं मिल पाता है तो अमेरिकी क्रांति हो जाती है। तो यहां से आप देखिए, इसको बनाते रहिएगा। यहां से देखिए, अमेरिकी क्रांति आपका विषय हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील विचार प्रबोधन के विचार वहां भी पहुंचे हैं। लोग अपना जो औपनिवेशिक शासन तंत्र है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसे मैं एक जनरल चर्चा कर रहा हूं कि फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई कि फ्रांस में प्रबुद्ध निरंकुशता का अभाव हो गया और फ्रांस की क्रांति हो गई। अब जब फ्रांस की क्रांति, जैसे आप जानते हैं 1789, यहां से लेकर के बाद में आप देखेंगे कैसे बहुत तो लंबे समय तक क्रांति रहती है, कैसे नेशनल असेंबली का पहले स्टेट जनरल की बैठक होती है, कैसे नेशनल असेंबली आती है, कैसे फिर कन्वेंशन होता है, कैसे रेन ऑफ टेरर आता है, डायरेक्टरी आता है, नेपोलियन बोनापार्ट आता है। तो एक लंबा विकास है। और 1789 से लेकर के और 1815 वाटरलू का युद्ध, इसमें नेपोलियन फाइनली परास्त हो जाता है। तो ये जो काल है, अब आप देखिए, फ्रांस की क्रांति का जो एक महत्वपूर्ण विचार है जो आगे आता है, जिससे पूरा यूरोप प्रभावित होता है, वो है राष्ट्रीयता का विचार। इसलिए ये राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है, 1789 टू 1815। फ्रांस की क्रांति के नारे तो आप जानते ही हैं, समानता का नारा है, स्वतंत्रता का नारा है, बंधुत्व का नारा है। और ये विचार पूरे यूरोप में और कालांतर में पूरे विश्व में फैल रहे हैं। फ्रांस की क्रांति ने केवल यूरोप को ही नहीं वरन पूरे विश्व को बदल डाला। ऐसा प्रश्न आपके यहाँ आता है। फ्रांस की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो उसकी बातचीत हम करेंगे। अब जैसे आपके सिलेबस में आ जाता है, फ्रांस की क्रांति और उसके परिणाम, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। आप अपने प्रश्नों को उठाइए, यूपीएससी के प्रश्नों को उठाइए। अगर आप सतही प्रकार से अध्ययन करते हैं तो आप उत्तर लिख ही नहीं पाएंगे। मैंने पहले कुछ प्रश्नों को आपको बताया है, उनका समाधान कैसे होगा। समाधान की दिशा में पहला कदम तो यही है, हमें अपने अध्ययन के तरीके को बदलना होगा, विश्व इतिहास के अध्ययन के तरीके को बदलना होगा। और कैसे बदलना है, कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे हमको समझ बनानी है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, अब ये राष्ट्रीयता का युग है, नेपोलियन आ जाता है और यहाँ नेपोलियन की पराजय, बहुत सारे विषय यहाँ बनेंगे, उसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। और पराजय के बाद एक वीना कांग्रेस होती है, वीना कांग्रेस, ध्यान से समझिएगा। और ये वीना कांग्रेस, वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां के जो चांसलर हैं मेटरनिक, उनके नेतृत्व में हो रही है। अब नेपोलियन की पराजय के बाद जो व्यवस्था आई है उसमें ये कोशिश होगी कि जो राष्ट्रीयतावादी तत्व है उनको समाप्त किया जाए, जो क्रांतिकारी तत्व हैं उनको समाप्त किया जाए और पुरानी जो राजवंश है उनकी पुनर्प्रतिष्ठा हो। ये वीना कांग्रेस में व्यवस्था होगी। यानी ये जो क्रांतिकाल है इसकी ठीक उल्टा प्रतिक्रांतिकाल इसको कहते हैं। 1815 के बाद एक प्रतिक्रांतिकाल आ जाएगी। क्रांतिकाल, ये प्रतिक्रांतिकाल, यानी उसकी ठीक उल्टा राष्ट्रीयतावादी शक्तियों को कुचलने का प्रयास होगा। और मेटरनिक के नेतृत्व में ये हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रिया एक बड़ा साम्राज्य है। ऑस्ट्रिया समझता है, मेटरनिक समझता है, अगर राष्ट्रीयता का विचार और फैलेगा
तो धीरे धीरे ये जो बड़ी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया जैसे साम्राज्य अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत को कुचल दिया जाए, राष्ट्रीयता के विचार को कुचल दिया जाए और पुराने शासक वंशों को हटा करके नेपोलियन जो नई व्यवस्था बनाई थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाए और पुराने राजवंशों को पुनः गद्दी सौंप दिया जाए। आपने देखा कि बुर्बो वंश को हटा करके ये क्रांति हुई थी। लुई 16 बुर्बो फैमिली से बिलोंग करता था, अब उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो आपका 1815 से लेकर के ये एक नया काल आ जाता है, इसको आपको समझना है। 1848 का काल आ जाता है, ये पूरा का पूरा काल। अगर ये राष्ट्रीयता का युग है तो इसको लिख लीजिए आप, ये है प्रतिक्रियावादी युग। क्या है? प्रतिक्रियावादी युग। यानी यहां राष्ट्रीयता पर आधारित जो तत्व हैं, जो संगठन हैं, विचार है, उनको कुचलने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से रिवॉल्यूशन का काउंटर हो रहा है। कैसे जो रिवॉल्यूशन हुआ उसको दबाने का काम हो रहा है, काउंटर रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। तो ये मेटरनिक के नेतृत्व में हो गया। मेटरनिक का इतना ज्यादा प्रभाव था कि ये पूरा का पूरा काल, अगर ये नेपोलियन युग है, नेपोलियन जैसे आप जानते हैं पूरा तो नहीं कह सकते, इसलिए राष्ट्रीयता का युग हमने कहा, क्योंकि नेपोलियन तो बहुत बाद में जाकर के 1798 और उसके बाद में जाकर के एम्परर बनता है। पहले डायरेक्टरी का हेड बनता है, काउंसलर बनता है, उसके बाद जो है वो जाकर के सम्राट बनता है। तो ये तो बात का है, राष्ट्रीयता का काल। लेकिन मेटरनिक की छाप इतना ज़्यादा है यहाँ कि इसको मेटरनिक युग भी कहा जाता है यूरोप के इतिहास में। तो विश्व इतिहास के संदर्भ में जब यूरोप का इतिहास जो अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक विश्व इतिहास के अंतर्गत, उसमें हम मेटरनिक युग इसको कहेंगे। इसकी पूरी यानी इस काल में राष्ट्रीयतावादी तत्व तो बने हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीयता के विचार की एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब ये आ जाती है तो आप चाहे जितना दमन करें, इसका पूर्ण दमन मुश्किल हो जाता है। तो ये गुप्त समितियों के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुपों में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत प्रखर नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो राजनीतिज्ञ है मेटरनिक, उसके नेतृत्व में इन गुटों को दबाया जा रहा है, इनका दमन किया जा रहा है। आगे देखिए, इस दौरान कोशिश होती है, 1830 में भी क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति, और बाद में जाकर के पूरे यूरोप में ये फैल जाती है। लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाती। 1848 में फिर क्रांति होती है और ये सिसिली से शुरू होती है, जर्मनी, फ्रांस और फाइनली ऑस्ट्रिया तक पहुंचती है। मेटरनिक भाग जाता है ऑस्ट्रिया छोड़ करके, और यहाँ से फिर विश्व इतिहास में एक नया युग शुरू हो जाता है। अब हमारे जो सिलेबस में इस टॉपिक का उल्लेख नहीं है, 1830 की क्रांति का उल्लेख नहीं है, 48 की क्रांति का उल्लेख नहीं है। नहीं, पेपर उठा के आप देखिए, पेपर आप उठा के देखें, 1830 से प्रश्न मिलेंगे, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ बातों को आप सीधे सीधे समझ लेंगे, लेकिन कुछ बातों को आप सीधे सीधे समझ नहीं पाएंगे। प्रश्न जो पूछा है उसके अंतर्गत ये समझ आपको लिखनी होगी। और कैसे ये समझ काम आएगी, अभी प्रश्न मैं लूंगा, 2023 का भी लूंगा। और कैसे ये राष्ट्रीयता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है पहले विश्व युद्ध से, उसकी बात भी मैं करूंगा। अगर आप राष्ट्रीयता का सिद्धांत जो फ्रांस की क्रांति का परिणाम है, उससे कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली जुड़ा हुआ है, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जुड़ा हुआ है, ये बात हम लोग समझेंगे। सॉरी। तो 1848 की क्रांति में क्या होता है कि मेटरनिक भाग जाता है, मेटरनिक भाग जाता है। अब ये जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में कमजोर हो जाती हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार, यानी अब जो एक राष्ट्र पर आधारित लोग हैं, एक भाषा, एक क्षेत्र, एक धर्म, एक विचार पर आधारित जो राष्ट्र की संकल्पना आई है यूरोप में, राष्ट्रीय राज्यों में, जिसकी चर्चा मैंने की, तो उनका अब प्रचार प्रसार शुरू होगा। यानी
एक राष्ट्र के लोग, एक प्रजाति के लोग हो सकते हैं, धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं, अब एक राज्य में रहने की इच्छा रखते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो राष्ट्रीयता के लोग अलग अलग रह रहे हैं, जैसे जर्मनी अनेक भागों में बटा हुआ था, इटली अनेक भागों में बटा हुआ था, वो एक होने की कोशिश शुरू कर देंगे। तो जैसे ही मेटरनिख का पतन होता है, फिर से राष्ट्रीयता का सिद्धांत प्रभावी हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। इसका परिणाम है 1870-71 तक आकर के यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी 1800, आप इसको लिख सकते हैं, 1870-71 में आकर के सेडान का युद्ध होता है। अलग से प्रश्न आपके वर्णिष्ठ में आता है कि सेडान के युद्ध ने यूरोप की एक स्वामिनी को खो दिया, एक नया स्वामी को प्राप्त किया। तो उसका विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे कि एक प्रश्नों की फ्रेमिंग बनाएंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन उसके पहले विषय की समझ होना बड़ा आवश्यक है। तो यहां देखिए, इटली और जर्मनी, इसका एकीकरण, यानी एक बड़ा प्रशा के नेतृत्व में पूरा जर्मनी का एक एकीकरण हो जाता है। और इटली का जो अनेक भागों में बटा हुआ था, मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति थी, वो एक भागों में बढ़ जाता है, एक भागों में वो मिल जाता है, तो एक देश बन जाता है इटली। इसकी पूरे का पूरा ये टॉपिक के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये कैसे आया है इसको हमने समझाया, और कैसे ये जुड़ा हुआ है यहाँ के विकास से, इसको समझने का प्रयास किया। अब आप देखिए, अब देखिए नया विकास देखिए आप, 1870 के विकास को आपने समझ लिया है। अब ये जो नया इटली आया है, एकीकृत इटली है, नया जर्मनी आया है। अब यहाँ नया जर्मनी आने के बाद, नया इटली आने के बाद, यहाँ भी औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से, यानी तेजी से विकास करना शुरू करेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पहले इंग्लैंड में हो चुका है, उसका विकास यूरोप के अन्य देशों में है, अब यहाँ भी शुरू होगा। और ये भी क्या कोशिश करेंगे, ये भी उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे जो यूरोप के सारे देश लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के तहत क्या बात होगी, उपनिवेशों को स्थापित करने की बात होगी, अपनी प्रोडक्ट को बेचने की बात होगी, कच्चा माल प्राप्त करने की बात होगी। तो उस दौड़ में ये भी शुरू हो जाते हैं। तो 1870 के बाद और 1890 तक जर्मनी का जो चांसलर बिस्मार्क है, उसका बहुत प्रभाव रहता है, इसलिए इस काल को बिस्मार्क युग कहते हैं। जर्मनी की केंद्रीय भूमिका है, और चूंकि फ्रांस से युद्ध करने के बाद ही, प्रशा ने फ्रांस से सेडान का युद्ध किया था, इस सेडान का युद्ध का परिणाम था इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। तो बिस्मार्क ने क्या किया कि इस काल में फ्रांस को अलग थलग रखने की कोशिश की, और बहुत चतुर राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, वो इसमें सफल रहा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ का चांसलर पद से हटता है 1890 के बाद, अब फ्रांस को मौका मिलता है, ब्रिटेन को मौका मिलता है, तो नए गठबंधन बनने लगते हैं। बिस्मार्क जैसे ही पद से हटता है, तो एक संधियों का युग आ जाता है, संधियों का युग। और बाद में आप देखेंगे पूरा का पूरा यूरोप दो गुट में बढ़ जाता है, गुट 1 और गुट 2। परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। इसको यहां से आप देखिए, प्रश्न आपके पूछे गए हैं। जैसे 2023 का ही एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा देखिए। जैसे ये, एक तो ये मैंने अभी लिया, सेडान की युद्ध जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, कि समाप्ति पर यूरोप ने एक स्वामिनी को खो दिया और एक स्वामी को प्राप्त कर लिया। अब जब तक आप एक एक पहलुओं को नहीं समझेंगे, कि घटनाओं को नहीं समझेंगे, इसको कैसे कैसे स्वामी था और नई स्वामिनी है, या कैसे स्वामिनी है नया स्वामी मिला, आगे यानी प्रभाव क्या है,
जब तक ये सारी बातें नहीं समझेंगे तब तक आप इसका ठीक ठीक उत्तर नहीं लिख सकते। तो इसका विश्लेषण तो हम आंसर फ्रेमिंग की क्लास में करेंगे। विषय को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उससे आए हुए समस्त प्रश्नों को उठाएंगे और उनकी फ्रेमिंग हम क्लास में करेंगे। आगे आप देखिए, जिस प्रश्न की मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, यह कहना कहां तक सही है, यह कहना कहां तक सही है कि प्रथम विश्व युद्ध आवश्यक रूप से शक्ति संतुलन के संरक्षण के लिए लड़ा गया था। अब यहां पर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, अभी मैंने बात की, आवश्यक रूप से शक्ति संतुलन के संरक्षण के लिए लड़ा गया था। जब तक बिस्मार्क था उसने फ्रांस को अलग थलग किया। फ्रांस पराजित हुआ था सेडान के युद्ध में। जर्मनी का पूरा वर्चस्व है, अपने मित्र देशों को इकट्ठा किए हुए है। लेकिन जैसे ही बिस्मार्क की मृत्यु होती है या बिस्मार्क अपने पद से हटता है, वैसे ही फ्रांस को मौका मिल जाता है, गठबंधन करता है, मित्रता की संधि सोवियत संघ से कर लेता है, रूस से कर लेता है, और मित्रता की संधि जो है वो इंग्लैंड से कर लेता है। तो विस्तृत बात हम लोग पहले विश्व युद्ध के कारणों में करेंगे। यानी इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो पहले विश्व युद्ध की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो बिस्मार्क के बाद बन रही है, उसकी समझ होना आवश्यक है। बिना इस समझ के, बिना इसका उल्लेख किए हुए, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, बिना ये समझे हुए आप इस प्रश्न को नहीं लिख सकते। अब ये पहला विश्व युद्ध हो जाता है। आगे देखिए आप, ये सब आपका विषय हो जाता है। पहला विश्व युद्ध हमने समझ लिया। अब जैसे पहला विश्व युद्ध होगा, जर्मनी परास्त हो जाता है, तमाम संधियां होती हैं। आप जैसे ट्रियानो की संधि, न्यूली की संधि, सेव्रे की संधि वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन जो मुख्य संधि जिसकी चर्चा कहाँ करना है, पढ़ना तो सभी संधियों को है, जानना सभी को है, लेकिन वर्साय की संधि को ठीक ठीक ढंग से काम करना है। इसमें क्या होता है कि पूरा युद्ध दोषी जर्मनी को ठहरा दिया जाता है और जर्मनी पर संधि के माध्यम से तमाम प्रकार के दावे कर दिए गए, क्षतिपूर्ति का दावा कर दिया गया, सेना को कम करने की बात की गई, क्षेत्रों को का अधिग्रहण कर लिया गया। यानी बहुत ही भेदभावपूर्ण ढंग से ये संधि की गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ये वर्साई की संधि हुई है, वर्साई की संधि बहुत ध्यान से समझना, इसमें ही बीज छिपे हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के। कहा आपसे प्रश्न भी आ जाता है, इशारा मैंने किया है, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए हैं। आगे आप देखेंगे कि जिस तरह से समस्याएं आई हैं, बाद में आर्थिक मंदी का दौर आता है। आर्थिक मंदी के बाद वहाँ राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद शुरू हो जाता है इटली और जर्मनी में। आप देखेंगे फिर वो फांसीवाद में बदल जाता है। तो आपके यहाँ ये विषय भी बन जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के मध्य कुछ क्रांतियाँ हैं, उनको आपको तैयार करना होता है। जैसे रूस की क्रांति आपको तैयार करना है, कि फांसीवादी क्रांतियाँ तैयार करना है। जैसे जर्मनी में आप हिटलर की बात को तैयार करेंगे, नाजीवाद, और इटली में आपका फांसीवाद। तो फांसीवाद क्या है, नाजीवाद क्या है, सब आपको तैयार करना है। आगे चल करके चीन की क्रांति भी यहाँ से जुड़ी हुई टॉपिक पूरा बन जाता है। तमाम क्रांतियाँ हैं, उनके लिए एक अलग से आपका अध्याय बन जाता है। तो उन टॉपिक्स को हम करेंगे। और ये जब एक प्रकार की विचारधारा हो जाती है, नाजीवाद, फांसीवाद, और जापान की सैनिकवाद की फांसीवादी विचारधाराएं हैं, क्या इनका अंतर है, उस समय हम चर्चा करेंगे। तो इनमें गठबंधन हो जाता है और बाद में जाकर के इसका परिणाम क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वर्साय की संधि का जो प्रभाव होता है, और आगे चल करके जो विश्व की आर्थिक मंदी आती है, और जो मुसोलिनी का उदय होता है, हिटलर का उदय होता है, ये सब कारण बन जाते हैं। तात्कालिक कारण कुछ होंगे और वो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बन जाएंगे। आप देखिए कैसे प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध जुड़ा हुआ है, कैसे प्रथम विश्व युद्ध पहले की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इटली जर्मनी का एकीकरण कैसे पहले से जुड़ा हुआ है, कैसे फ्रांस से जुड़ा हुआ है। अब जैसे पहला विश्व युद्ध आपको लिखना है, तो पहले विश्व युद्ध के कार्लोमिक उग्र राष्ट्रीयता का कारण होगा।
तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीयता का जो सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से जिसका जन्म हुआ था, वो आगे चल करके, यानी आप ऐसा कि 1890 के बाद चल करके उग्र राष्ट्रीयता में बदल जाता है। अब इसके डिफरेंस को आपको बताना होगा, ये कैसे विनाशकारी हो जाता है उग्र राष्ट्रीयता का सिद्धांत, और कैसे ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन जाता है। तो वहाँ से आप जोड़ेंगे। आपकी उत्तर की लाइनें जैसे आप लिखेंगे तो वो आपकी समझ को इशारा कर देंगे कि आपकी समझ क्या है। आप प्रश्नों को जब एक व्यापक ढंग से लिखेंगे, विस्तृत मानसिक आयाम के तहत लिखेंगे, तो नंबर क्यों नहीं आएंगे। जब आपकी समझ व्यापक हो जाएगी, आपको ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा और लिखने की कला ठीक ठीक हो जाएगी, तो सफलता तो मिलना सुनिश्चित है आपको। तो यहाँ से आप देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, फिर एक नई घटना घट रही है। यहाँ तक हमने समझ लिया है मोटे तौर से कैसे आपको समझना है कि एक घटना कैसे दूसरे घटना से जुड़ी हुई है। जब आप लेखन करेंगे ना, तो सब समझ में आ जाएगा कि आपने रट के लिखा है, समझ के लिखा है। अगर आपकी व्यापक समझ है तो उत्तर कुछ और आएगा, अगर आप रट के लिखते हैं तो उत्तर कुछ और आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आगे के मुद्दों को देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, क्या क्या अध्ययन करना है हमने सब बताया। अब द्वितीय विश्व युद्ध हमने कर लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसके दौरान जो रूस की क्रांति वगैरह हमारे विषय हैं वो सब हमने कर लिया है। बताया आपको कैसे करना है, फांसीवादी क्रांतियों के बारे में, सब वो हमारे अध्ययन के विषय होंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ थे। लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान एक ऐसी स्थिति आई कि जो ये गठबंधन था, जर्मनी का गठबंधन था, इटली का और जापान का, इनको बहुत बढ़त मिली। तो अंततः सोवियत संघ, जैसे आप जानते हैं, नागासाकी हिरोशिमा में उन्होंने परमाणु बम का प्रयोग किया। अब ये जो परमाणु बम का प्रयोग है, इसने नागासाकी हिरोशिमा का अंत तो किया ही है, ये भी कहा जाता है इसने मित्र राष्ट्रों की मित्रता को भी नष्ट कर दिया। सोवियत संघ इससे चिढ़ जाता है, उसको लगता है ये हमारे साथ विश्वासघात है, हम एक साथ हैं, एक साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा डेवलपमेंट हमसे छिपा के रखा, तो ये मित्रता समाप्त हो जाती है। पूरा विश्व दो भागों में बढ़ जाता है। अच्छा, ये कारण तो है ही, लेकिन इसके पीछे पहले ही वैचारिक बंटवारा था। इधर ये साम्यवादी दुनिया थी, इधर पूंजीवादी दुनिया थी, तो वैचारिक बंटवारा पहले से ही था दोनों के मध्य। लेकिन इस घटना ने क्या किया, अलग थलग कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई स्थिति पैदा होती है, और वो स्थिति है शीत युद्ध की, कोल्ड वार की। अब आपके यहाँ एक प्रश्न आया है, ट्रूमैन सिद्धांत पर आया है, मार्शल योजना पर आया है, तो वो यहीं से है। यानी इस विषय को सीधे सीधे ना पूछ करके जो योजनाएं आई हैं, जो सिद्धांत आया है, उसने कैसे प्रभाव डाला है, उस पर आधारित प्रश्न है। यानी शीत युद्ध को भी जब आप करेंगे ना, तो बड़े व्यापक सारे पहलुओं को आपको करना होगा। ये तो हम बता रहे हैं कि पूरे जो पहली क्लास में हमने लिया है कि अध्ययन की एक पद्धति होगी, जोड़कर चीज़ों को देखना होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। एक एक टॉपिक पे कैसे काम करना है, ये पूरे कोर्स के दौरान चर्चा करते रहेंगे। उस टॉपिक से कैसे हिस्टोरियोग्राफी जुड़ी हुई है, पूरे कोर्स के दौरान चर्चा करते रहेंगे। एक टॉपिक पे कितने आयाम बनेंगे, कितने पहलू बनेंगे, कितने प्रश्न बनेंगे, और एक लंबे समय में जब आप करेंगे, तभी तो हमारे विद्यार्थी वन ऑफ द बेस्ट होंगे। बात करने के बाद, किसी विषय में अध्ययन करने के बाद जब आप बातचीत करेंगे अन्य छात्रों से, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि नहीं, हमने ठीक ठीक काम किया है, अच्छा काम किया है, अच्छे नंबर हमें मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई दुनिया, तो ये हमारा विषय हो जाता है। एक में सोवियत संघ, यूएसएसआर, और एक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पूंजीवादी देशों का संगठन है, ये साम्यवादी देशों का संगठन है। और बाद में कैसे वार्सा पैक्ट, कैसे नेटो वगैरह बनता है, ये आपने देखा। और वैसे ही और भी विषय हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, तो उपनिवेशवाद अपने अंतिम चरणों में हो जाता है, औपनिवेशिक मुक्ति की बात होने लगती है। और ये औपनिवेशिक मुक्ति की बात तो पहले से चल रही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी से। तो कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका के बारे में, रंग भेद की नीति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
मिस्र में जो औपनिवेशिक उदारीकरण है उसकी बात आपको करनी पड़ेगी। वियतनाम, हो ची मिन्ह वाली जो बातें हैं वो अलग से एक टॉपिक करना है। और ऐसे बोलीविया के संदर्भ में, दक्षिण अमेरिका में बोलीवर का जो योगदान है वो सब है। इसके बाद जो है ये जो उपनिवेशवाद है इसके पतन के कारणों पर बातचीत करनी पड़ेगी। ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं। उपनिवेशवाद शिथिल हो रहा है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में दावा किया गया था आत्मनिर्णय के अधिकार की, उपनिवेशवाद के पतन की बात की गई थी, तो उसका सब प्रभाव। और उसी क्रम में आप देखेंगे आपके टॉपिक बन जाते हैं कि कैसे जो दक्षिण अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, उसका अल्प विकास है, तो कारण बताइए। ऐसे ऐसे टॉपिक आपके सब जुड़ जाते हैं, इसी से सारा जुड़ा हुआ है। अब ये पहला विश्व, ये दूसरा विश्व, तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ये दुनिया आती है तो यूरोप का भी बंटवारा हो जाता है। वार्सा पैक्ट में पूर्वी यूरोप के देश शामिल हो जाते हैं और पश्चिमी यूरोप के देश अलग अमेरिका के नेतृत्व में हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये यूएसएसआर का पतन होता है, इसका पतन होता है, ये पतन की प्रक्रिया 1989 टू 91, ठीक से लिख लीजिए, 1991 में जब ये पूर्ण हो जाती है, टॉपिक में विस्तार से बात करेंगे, तो फिर एक नई दुनिया आएगी, उस पर बात करेंगे, वो भी आपका टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ से आप देखिए कि यूएसए ने क्या किया कि पश्चिमी यूरोप के देशों को एक करना शुरू किया, यूरोपीय समुदाय बनाई, यूरोपियन कम्युनिटी बनाई। और बाद में जाकर के ये कई संगठनों के बाद ऐसा होता है, बाद में यूरोपियन यूनियन आता, यूरोपीय संघ आता, जिसके प्रश्न को हमने पढ़ा था। तो इस विकास को समझना होगा, इस विकास को इस पृष्ठभूमि में समझना होगा। और जब ये पूरा का पूरा पतन हो जाता है तो पूर्वी यूरोप के देश हैं, वहाँ राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है, तो नया टॉपिक आपका शुरू हो जाता है। इसके बाद पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन, ये आपका विषय हो जाता है। सोवियत संघ के पतन का कारण ये आपका विषय हो जाता है। और इसके बाद जो इस पतन के बाद जो अमेरिकी वर्चस्व है वह भी आपका विषय हो जाता है, वह भी आपका विषय हो जाता है। तो यहाँ से ये सब आपके विषय जुड़े हुए हैं। हमने बताया था कि कैसे प्रबोधन से लेकर के और अमेरिकी वर्चस्व तक का इतिहास अगर आपको समझना है तो किस शैली में समझना है, उसकी बात मैंने आपसे की है। एक बार रिकॉल कर लीजिए, आपने देखा कि कैसे प्रबोधन हमको अध्ययन करना है, लेकिन इस प्रबोधन के पहले की बहुत पृष्ठभूमि है। हमने कई टॉपिक की चर्चा की है, बहुत ध्यान से इसको 2-3 बार सुनना है, पूरा लिखना है। भौगोलिक खोजों की बात हमने की, सामंतवाद के पतन की बात हमने की, राष्ट्रीय राज्यों के उदय की बात हमने की, धर्म सुधार आंदोलनों की हमने, रिफॉर्मेशन की बात हमने की। वो सब यहाँ आपको करना पड़ेगा पुनर्जागरण के साथ साथ। और तब जाकर के उसका जो इम्पैक्ट है, वाणिज्यिक क्रांति भी इसमें शामिल हो जाएगा, इसका जो इम्पैक्ट है प्रबोधन का, वहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा। और फिर आगे कैसे हम जोड़ेंगे, बीच में छोटे छोटे टॉपिक हैं, पहलू हैं, सबको करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर एक एक प्रश्नों को हम लेंगे, एक एक प्रश्नों को लेने के बाद उसकी फ्रेमिंग करेंगे। विश्व इतिहास को समझने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए ये अप्रोच आपको अपनाना होगा। यानी जो हमने क्लास 1 में आपसे बातचीत की है हमने, और उस बातचीत को, उस शैली को हमने क्लास 2 में यानी आधुनिक भारत में इम्पोज किया, लागू किया। आप देखिए उसी शैली में मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बात की है। अगर इस तरह से इंटीग्रेटेड वे में आप काम नहीं करेंगे तो विषय की समझ नहीं बन सकती। और अगर विषय की समझ नहीं बनेगी तो अच्छे नंबर पाना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आपको एक एक टॉपिक को पहले पढ़ना है, फिर उनके अंतर संबंध को समझना है, और ऐसे कर करके आगे हमको बढ़ना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप फाइनली इस विषय में होंगे तो पूरे आत्मविश्वास से युक्त होंगे। तो पहली बात तो विश्व इतिहास के संदर्भ में हमने कठिनाइयों की चर्चा की, और कैसे पहले से चली आ रही पद्धति के अनुसार इसका कैसे अध्ययन करना है, एक टॉपिक कैसे तो दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है,
उसकी विस्तार से तो नहीं, एक झलक ही हमने दिया है, क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं, आपस में जब जोड़ने की बात हम करेंगे। एक बात और आपको विश्व इतिहास के संदर्भ में ध्यान में ये रखना है कि जैसे कोई जब टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो टॉपिक पढ़ने के लिए चाहे वो एंशियंट हो, मिडवल हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, और विश्व इतिहास में तो खास तौर से, क्योंकि एंशियंट और मिडवल तो आप प्री में पढ़ते हैं, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, तो तमाम छोटी छोटी बातें वहाँ आपकी कवर हो जाती हैं। लेकिन विश्व इतिहास के साथ यह भी एक समस्या का कारण है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में होता नहीं है, आप सीधे मेंस के लिए काम करते हैं। तो जब मेंस के लिए आप काम करते हैं तो छोटी छोटी बातें आप उनसे अवगत नहीं होते, तो कठिनाइयां हमको ज़्यादा लगने लगती हैं, छोटे छोटे पहलुओं का हमें ज्ञान नहीं होता है। जैसे जैसे मान लेते हैं कोई टॉपिक आप लेते हैं, तो सबसे पहले उसके पहलू को निर्धारित करिए, जैसे एंशियंट, मिडल, मॉडर्न में किया। लेकिन वहाँ आपको ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगेगी। और उसके एक एक पहलू को पहले निकालिए, विगत वर्षों के प्रश्नों को आप देखिए, और विगत वर्षों के प्रश्नों को देखने के बाद सारे पहलुओं को निकालिए, सारे प्रश्नों को निकालिए, अध्ययन करिए, एक एक पहलू पर अपना 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 कंटेंट तैयार करिए। क्लास में तो हम सब कराएंगे ही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ कराएंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला है, बस आपको तैयार करना है, उसको लिखना है। जैसे ये ऑनलाइन मोड में आप देख पा रहे हैं, तो बहुत विस्तार से हम आपको नहीं लिखा सकते, तो आप उन पॉइंट को लिख लीजिए। जो प्रिंटेड नोट्स आपको मिले पीडीएफ फॉर्म में या जैसे भी उपलब्ध हों आपको, उनसे आप अपने नोट्स बना लीजिए, दोनों को मिला करके। एनसीईआरटी बुक जो पीडीएफ हम आपको दें, और क्लास को एक विस्तार से नोट्स बना लीजिए, और तब आप अपनी तैयारी शुरू करिए। पहलुओं की बात जहाँ तक हम करते हैं, जैसे एक टॉपिक है आपका अमीर की क्रांति या फ्रांस की क्रांति, कोई एक टॉपिक आप चुन लीजिए, या इटली जर्मनी का एकीकरण आप कर लीजिए। सामान्य रूप से विद्यार्थी, आरंभिक विद्यार्थी अमीर की फ्रांस की क्रांति से ज़्यादा रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं, तो मैं इनमें से एक आसान सा विषय फ्रांस की क्रांति लेता हूँ। अब जैसे फ्रांस की क्रांति एवं परिणाम 1789 टू 1815, तो ये टॉपिक में लिखा हुआ है, फ्रांस की क्रांति एवं उसके परिणाम। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता इसमें हमको करना क्या है। अब फ्रांस की क्रांति एवं परिणाम यानी फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके परिणाम क्या हैं, हो गई बात पूरी, जैसे वहां लिखा हुआ है। लेकिन ये विषय इतने आसान नहीं है। जब आप पहलू बना करके देखेंगे, इसको आयाम देखेंगे, तो बहुत सारे पहलुओं पर आपको काम करना होगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में, जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन ले रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसके जब आप आयाम बनाएंगे, एस्पेक्ट्स बनाएंगे, कौन कौन से आयाम आपको करना है, तो पहली बात तो इसको दो भागों में आप बांट देंगे। एक तो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है, और दूसरा उसका जो प्रोडक्ट है, फ्रांस की क्रांति का जो परिणाम है, नेपोलियन, उससे जुड़े हुए टॉपिक है। तो पहले तो आप दो भागों में बांट देंगे, मैं यहां इशारा ही कर रहा हूं। अब जब फ्रांस की क्रांति करेंगे, तो इसके तमाम पहलू हैं, उनको आप निकाल लेंगे, और जो नेपोलियन करना है, उसके जो पहलू हैं, उनको आप निकाल लेंगे, पूरा क्लास में करवाएंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप में, अगर फ्रांस की क्रांति हमको करना है, तो क्रांति के कारणों से पहले वहाँ की जो एंशियंट रिजाइम है, उस पर हमको काम करना है, यानी वहाँ की पुरातन व्यवस्था एक पहलू हमारा हो जाएगा। उसके बाद फ्रांस की क्रांति के कारण क्या है, ये दूसरा पहलू हो जाएगा। उसके सामाजिक कारण क्या है, उसके राजनीतिक कारण क्या है, उसके आर्थिक कारण क्या है, उसके बौद्धिक कारण क्या है, उसके सैनिक कारण क्या है, तात्कालिक कारण क्या है, वो इस टॉपिक के उप पहलू हो जाएंगे। तो पहला, जैसे आपको एंशिएंट रिजाइम करना है, पुरातन व्यवस्था क्या है, दूसरा पहलू कारण क्या है, उसके भी अपने आपको एक फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी कि इस टॉपिक में हमको कौन कौन से बिंदु तैयार करने हैं। एक व्यापक रणनीति आपको बनानी होगी। उसके बाद जैसे तीसरा है कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका, एक अपना एक टॉपिक हो गया। अब दार्शनिकों की भूमिका को विस्तार से आपको करना है। जैसे आपने देखा रूसों पर आधारित आपका एक प्रश्न था,
तो फ्रांस की क्रांति में मॉन्टेस्क्यू को अच्छे से तैयार करना अलग से प्रश्न हो सकता है। फ्रांस की क्रांति में रूसो अलग से प्रश्न हो सकता है। वोल्टेयर को अलग से काम करना है, दिदरो को काम करना है, फिजियोक्रेट्स के बारे में काम करना है, यानी एक से अलग से विषय हो जाता है। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका, ये अलग से विषय हो जाता है आपका। और एक प्रश्न ये भी बनता है, इसका एक और उप पहलू हो जाता है, यहाँ एक और बना लीजिए। कहा जाता है, नेपोलियन ने ऐसा कहा है कि यदि फ्रांस में रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती, या आप ऐसा कह सकते हैं यदि फ्रांस में दार्शनिक नहीं होते तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। क्या ऐसा है? सहमति असहमति के बिंदु क्या है, ये आपको खोजने पड़ेंगे। आप सहमत हैं या असहमत हैं, ऐसी बात यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसके बाद फिर आ जाता है परिणाम का एक पहलू आ जाता है। अब जब आप परिणाम देखेंगे, फ्रांस की क्रांति का परिणाम देखेंगे, तो उसमें यूरोप पर क्या प्रभाव है और शेष विश्व पर क्या प्रभाव है। अब शेष विश्व पर जो प्रभाव है व्यापक ढंग से देखेंगे, फ्रांस पर क्या प्रभाव है वो अलग ढंग से देखेंगे। और इसके अलावा भी और छोटे छोटे पहलू बन जाते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति और अमेरिकी क्रांति का रिलेशन, इस तरह की बात हो जाती है। बीच बीच में जो क्रांति का जो विकास है, उसका जो स्वरूप है, अपने आप में एक अलग से प्रश्न हो जाता है, एक अलग से पहलू। क्या फ्रांस की क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति है या फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या है, ऐसे प्रश्न। आगे आपके जैसे स्टेट्स जनरल है, नेशनल असेंबली है, डायरेक्टरी का शासन है, ये सब अपने आप में विषय हो जाते हैं। जैसे आपने देखा, इसी परिवर्तनशील स्वरूप में एक प्रश्न जैकोबिन से था या नहीं, आप प्रश्न उठा के देखें। तो अगर इसके समस्त पहलुओं को आप नहीं समझेंगे तो कैसे आप अपना उत्तर लिख पाएंगे। वहां तो लिखा हुआ है फ्रांस की क्रांति में परिणाम। तो विश्व इतिहास को समझने के लिए बहुत गहराई से आपको जाना पड़ेगा, बहुत गहराई से आपको जाना पड़ेगा। एक एक टॉपिक के तमाम आयामों को, तमाम पहलुओं को आपको समझना होगा। अब जैसे नेपोलियन पर आ जाता है, अब नेपोलियन पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक मैं आपको एक झलक दे देता हूं, नेपोलियन का उत्कर्ष अपने आप, राइज ऑफ नेपोलियन अपने आप बन जाता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति कैसे फ्रांस का सम्राट बनता है, अपने आप एक पहलू बन जाता है। और जब वह सम्राट बनता है तो तमाम सुधार करता है, तो नेपोलियन के सुधार अपने आप में प्रश्न बन जाता है। अब सुधारों में भी जो तमाम प्रकार के सुधार हैं, और ख़ास तौर से जो कानूनों का कोडिफिकेशन उसने किया है, सिविल कोड वगैरह बनाया, जिसको नेपोलियन संहिता कहते हैं, वहाँ से अलग से प्रश्न हो जाते हैं। उसकी विदेश नीति, उसके युद्ध अभियान अलग से प्रश्न हो जाते हैं। तो उन पर आपको विस्तार से करना होता है। अलग से एक पहलू बन जाता है, क्या नेपोलियन क्रांति पुत्र था, एक अलग से प्रश्न हो जाता है। एक ऐसा क्रांति पुत्र है जो अपनी माता की हत्या स्वयं कर देता है, एक अलग से प्रश्न बन जाता है। नेपोलियन की पराजय के कारण एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, उसमें एक अलग से नेपोलियन का रूस अभियान एक अलग से क्वेश्चन हो जाता है। उसने जो प्रायद्वीपीय युद्ध किया है स्पेन और पुर्तगाल में, अलग से प्रश्न बन जाता है। और आपने देखा सीधे सीधे आपका प्रश्न आया महाद्वीपीय व्यवस्था, ये नेपोलियन के पतन से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी वर्ल्ड हिस्ट्री में ये भी आपको काम करना है। एंशियंट में इसलिए ये आसान लगता है, मिडवल में इसलिए आसान लगता है, आधुनिक भारत में इसलिए आसान लगता है क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा में उनका अध्ययन करते हैं, तो छोटी छोटी बातें आपको पता है। लेकिन विश्व इतिहास में ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता होता है और प्रश्न के रूप में आते हैं तो एक कठिनाई हमारे सामने पैदा कर देते हैं। और ख़ास तौर से जब टिप्पणी वाले प्रश्न, कमेंट टाइप वाले क्वेश्चंस हमको करने होते हैं, तो अगर हमने ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया है तो कठिनाइयाँ तो होंगी, चुनौतियाँ तो होंगी, समस्याएं तो होंगी, और उनको हमको कैसे निदान करना है उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हमने आपको पूरा वैकल्पिक विषय में कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करें उसकी हमने पूरी चर्चा की है, और ये चर्चा मुख्य रूप से विश्व इतिहास पर केंद्रित थी। क्लास 1 हमने, क्लास 2, क्लास 3 तीनों को जोड़कर आपको देखना है अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, उस पर हमने बातचीत की। अब फाइनली हम आपसे उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जाते जाते उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो अच्छे नंबर पाने के लिए ज़रूरी होते हैं। यद्यपि उनकी चर्चा हर एक प्रश्न की जब आंसर फ्रेमिंग हम करते हैं, हम विस्तार से करते हैं, लेकिन जैसे कुछ बिंदुओं की चर्चा हम कर देते हैं, उन पर आपको ध्यान
रखना है। आप उनको पॉइंट वाइज करके नोट भी कर सकते हैं। उन बिंदुओं के अलावा जो हमने अभी तक किया है, चाहे हमने हिस्टोरियोग्राफी की बात हमने की, पुरातात्विक साक्ष्यों पर बल देने की बात की, इतिहास के नवीन विचारों की बात मैंने की, हमने 36 विधि वर्टिकल विधि की बात हमने किया, उसके तहत मुद्दों को निकालने की बात हमने किया, कैसे आधुनिक भारत में काम करना है, कैसे विश्व इतिहास में हमको संश्लेषणात्मक विधि लानी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लाना है। उनके अलावा भी आपको एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए भी कुछ बातें ध्यान में रखना है। जैसे सफलता के लिए हमने आपको बताया है कि एक तो विषय का प्रामाणिक ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान, और अगर इस ज्ञान को आप लिख नहीं पाएंगे तो उत्तर कैसे पूरा होगा, कैसे नंबर आएंगे, तो उस पर भी आपको बहुत फोकस करना है, जो कि हर एक टॉपिक के साथ साथ हम उन प्रश्नों को लेकर करते हैं। यहाँ उस संदर्भ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कोई प्रश्न का उत्तर आप लिखें अच्छे नंबर पाने के लिए, तो जरूरी है उस प्रश्न की प्रकृति को समझना। पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, उस प्रश्न की प्रकृति को समझना। जैसे प्रश्न हमने लिया, पहले वो समझो कि उसमें पूछा क्या गया है। ऐसे नहीं पाते ही उत्तर लिखना हम शुरू कर देंगे, और जब तक आप प्रश्न की प्रकृति को समझ नहीं पाएंगे आप अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न की प्रकृति को कैसे समझना है ये हम आंसर फ्रेमिंग की क्लास में करते हैं। उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ना है, उसको खंडों में तोड़ना है, फ्रेमिंग बनानी है, और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग आपको करना है। दूसरी बात यह है कि जो आप उत्तर लिखें उसमें आप अपने प्रामाणिक विचार ही लिखें। इतिहास में तमाम प्रकार के विचार होते हैं, हमने चर्चा किया है, लेकिन वही मत लिखें जो प्रामाणिक हो। और सामान्य तौर से मैंने कहा है कि इतिहासकारों के नाम लिखने से आपको बचना है। अपने मत के समर्थन में अगर कोई लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि कमीशन यही जानना चाहता है कि आप क्या जानते हैं उस विषय में, ये बात आपको करना है। इसके अलावा जब आप अपना उत्तर लिखें तो उसमें जो शब्दों का जो चयन हो वो सामान्य सरल भाषा के शब्द हो, प्रांजल भाषा हो, जिसको जैसे हम आपसे सरल सहज भाषा में बात कर रहे हैं, अगर मैं कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करूं, आप हमारी बात को समझ ना पाए, तो इस क्लास की रेलेवेंसी क्या होगी, आपको फायदा कैसे होगा। और अगर आप उत्तर लिखते हैं, आपने ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो फायदा क्या होगा, मैं नंबर कैसे दूंगा। इसलिए जरूरी है सरल सहज शब्दों का प्रयोग करें। पत्रकारिता की भाषा नहीं लिखनी है। आप न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते हैं, पत्रकारिता का भाषा का मतलब यह है कि अति आलोचना की भाषा, वैसा नहीं करना है। इतिहास विषय में कभी कभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी बड़े अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनौपचारिक भाषा का प्रयोग ना करें। औपचारिक भाषा जैसे हम आपसे बातचीत करते हैं वैसी भाषा का प्रयोग करें। इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे। अच्छे नंबर पाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप फ्रेमिंग के समय हम उसकी चर्चा करते हैं, प्रश्न को खंडों में विभक्त करने के बाद छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं। और छोटे छोटे पैराग्राफ पे, अगर एक पैराग्राफ पे आपको पता है कि 3 बिंदु हैं, तो सब ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, उस पैराग्राफ में आप बिंदुवार भी लेखन कर सकते हैं। अपने उत्तर को मौलिक भी बनाना है। मौलिक बनाने के लिए आप कुछ, जैसे इतिहास का अपना विषय है, कोई मैप वगैरह बना दीजिए जिस काल से रिलेटेड है। आप उसका मानचित्र बनाना सीख लीजिए, भारत का मानचित्र, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र, थोड़ा यूरोप वगैरह अपना थोड़ा सा मानचित्र रफली आप उसको बना दीजिए। आपका उत्तर दूसरों के उत्तर से कुछ अलग हो। कोई चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, कोई फ्लो चार्ट के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, समय कम है, आपको अपनी बात कहनी है, तो कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, मैप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने उत्तर लेखन को कुछ मौलिक बनाने का प्रयास करें, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप ये लेखन करेंगे तो इसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ी होनी चाहिए, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आपके विषय की ठीक ठीक समझ है, प्रश्न को आपने खंडों में तोड़ा है, आपने सोचा है पहले वैज्ञानिक ढंग से इसकी फ्रेमिंग कैसे करें। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपना उत्तर लेखन जो करें उसमें एक क्रमबद्धता हो,
उसमें तार्किकता हो, और तभी वह वैज्ञानिक लेखन हो सकता है। तो जैसे जैसे एक मैं उदाहरण ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि आपको मनसबदारी व्यवस्था लिखना है। एक जनरल सा मैं क्वेश्चन सा लेता हूँ, आपके एग्जाम में आया है, यद्यपि वहाँ की फ्रेमिंग थोड़ा सा चेंज होगी, लेकिन आपको समझाने के क्रम में मैं एक छोटा सा विषय लेता हूँ। वो विषय लेता हूँ मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप भूमिका बनाते हैं। अब भूमिका जो है आईएएस में बहुत स्कोप नहीं होता, यूपीएससी में सिविल सेवा में भूमिका का। तो यहाँ भूमिका का कॉन्सेप्ट हमने डेवलप कर रखा है। आंसर राइटिंग की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि जैसे विषय केंद्रित लेखन। विषय केंद्रित लेखन का मतलब ये है कि जैसे मनसबदारी पर प्रश्न है, तुम सीधे अपने उत्तर का पहले लाइन पहला पैराग्राफ मनसबदारी व्यवस्था पर ही लिखें। तो यह हम बता सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है। जैसे हम आपको सरल सहज भाषा में समझाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ लिखना है। ये क्या है, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। यानी विषय जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विचारधारा के रूप में कौन लाता है, संस्थागत रूप में कौन लाता है, ये सब बात आप पहली एक दो लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है। अब जो भी उद्देश्य है आप जब तैयार करते हैं तो निश्चित ही पॉइंट होते हैं, उनको आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं। आप इनकी विशेषताएं क्या हैं। अब विशेषताएं किसी भी टॉपिक में जब आप वैज्ञानिक ढंग से लेखन करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, यानी उसमें बिल्कुल वस्तुनिष्ठता होगी कि इतने पॉइंट हमको लिखने हैं। अच्छी तैयारी के लिए आवश्यक होता है कि इसमें ये विशेषताएं हमको लिखनी है, और फाइनली इसको हमने डन किया और इसको हमको लिखना है। अब विशेषताओं के बात बताने के बाद इसका इसका जो विकास हुआ है, वैचारिक रूप से कैसे आया, अकबर के समय में क्या है, जहांगीर ने क्या चेंज किया, शाहजहां ने क्या चेंज किया, औरंगजेब ने क्या चेंज किया, उसकी एक एक लाइन बात। और इसके बाद आप इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। आपका यूपीएससी में जो प्रश्न था वो यहीं से जुड़ा हुआ था। प्रश्न जब लेंगे तो फ्रेमिंग में थोड़ा एक दो लाइन में बदलाव होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कैसे क्रमबद्धता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन में भी हम पहले इसके नकारात्मक बिंदुओं की बात करेंगे और बाद में सकारात्मक बिंदुओं की बात करेंगे। कैसे ये प्रभाव डालता है मुगल प्रशासन पर, कैसे मुगल काल को ये प्रभावित करता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। और यहीं से आपका ये प्रश्न था। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें क्रमबद्धता है। अगर उद्देश्य को हम यहाँ लिखेंगे, पहले इसका मूल्यांकन कर देंगे, तो वैज्ञानिकता नहीं होगी, क्रमबद्धता नहीं होगी, तार्किकता इसमें नहीं होगी। क्या है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, क्यों ये व्यवस्था लाई जाती है, इसकी ये विशेषताएं हैं, यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे विकास हुआ, ये इसके नकारात्मक बिंदु है और ये सकारात्मक बिंदु है। तो अच्छे नंबर पाने के लिए ज़रूरी है कि आपके उत्तर में एक लय हो, एक प्रवाह हो, कि अगर एग्जामिनर पढ़ने लगे तो आनंद आ जाए कि नहीं ये एक आंसर है, विवश हो जाए पूरा उत्तर पढ़ने के लिए। और अगर आप इस तरह से उसमें क्रमबद्धता रखेंगे, वैज्ञानिकता रखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे उत्तर मिलेंगे। कभी कभी बच्चों को ये हो जाता है कि वैज्ञानिक लेखन विज्ञान तो है नहीं, तो मैं इसको स्टीरियोग्राफी की क्लास में बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि इतिहास निसंदेह भौतिक विज्ञान जैसा विज्ञान नहीं है, ये फिजिक्स जैसा विज्ञान नहीं है, मैथ जैसा विज्ञान नहीं है, लेकिन इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिकता संभव है, लेखन में वैज्ञानिकता संभव है। विज्ञान क्या है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, सुसंगठित अध्ययन। तो आप देखेंगे कोई भी टॉपिक होगा वो वैज्ञानिकता की इसी परिभाषा से बिल्कुल मिला जुला होगा, वैसे हम अध्ययन करेंगे, हर एक प्रश्न की फ्रेमिंग करेंगे। यूपीएससी में जितने प्रश्न आए हैं वैज्ञानिक ढंग से, और तभी आप अच्छे उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। तो आप क्लास 1, 2, 3 पर एकदम विस्तार से उसको एक बार और देख लेंगे, जरूरी बिंदुओं को नोट कर लेंगे। अगर आप इनका पालन करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर आपको ऑप्शनल में मिलेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।